आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लीगल मैगजीन पढ़ेंगे और लीगल मैगजीन का सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं। वैसे इसकी सिलेबस मैंने पहले भी बताई थी। लीगल स्टडीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको, अगर लॉ का एग्जाम आपको क्रैक करना है। और आपको क्रैक ही नहीं करना, आपको एडमिशन लेना है, ये ध्यान रखना। क्रैक करने के बाद में सिर्फ सोचना नहीं है ना, एडमिशन लेना है। लीगल स्टडीज का सिंपल सिलेबस क्लास 12 का दिया गया था। ये कोड इसका आपको 317 दिख जाएगा। इसमें जुडिशियरी, टॉपिक ऑफ लॉज, ये सब चीजें पढ़नी है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर पेड कोर्स ज्वाइन करते हो तब भी, यूट्यूब पे हो तब भी, ठीक है। और दूसरा है लीगल मैगजीन का जो ये पार्ट है, ये ज्यादा रोल प्ले करता है क्योंकि ये कम मेहनत में ज्यादा फायदा देने वाला है ना। और यही चीजें हिंदी में भी है, आप देख सकते हो। ये सारी चीजें लीगल मैगजीन है, राइट। तो लीगल मैगजीन है तो आपको यहाँ पे कक्षा 12 के लिए भी सिंपल ये चीजें आपको दिख जाएंगी। लेकिन ये चीज तो इंग्लिश में ही दी हुई है, बट मैं आपको हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये दिमाग में आप मत रखना कि ये जो है हिंदी में नहीं मिलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं यहां से हम अपना सेशन। और आपको कोई भी दिक्कत हो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो लाइव कमेंट करके। पहला जो लीगल मैगजीन है उसके बारे में क्या कहना है उसको समझ लीजिए आप। वॉक्स पॉपुली का मतलब होता है, ये पूछा गया है एग्जाम में, जो भी मैं अभी यहां पढ़ाऊंगा वो सब का सब पूछा गया है। तो वॉक्स पॉपुली का मतलब है पॉपुलर सेंटिमेंट, द वॉइस ऑफ द पीपुल इज द वॉइस ऑफ द गॉड। ये जजमेंट में कहा जाता है। जो सपोज दैट, आपको एक एग्जांपल देता हूं, निर्भया रेप कांड आपको पता होगा। उसमें जनता की जो आवाज थी वो इतनी वोकेटिव थी कि जजमेंट्स और जो उसके प्रोसीडिंग्स है वो बहुत तेज हुए और बहुत जल्दी उसके रिजल्ट आया। क्यों? क्योंकि उसमें ये स्टेटमेंट दिया गया था जो जनता की सेंटिमेंट है वो भगवान का एक तरीके से आवाज है। तो क्यों लोकप्रिय भावना, ये जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है, ये एक कोटेशन दिया जाता है। अब ये लीगल मैगजीन जो थे ये लैटिन वर्ड होते हैं, इसलिए ऐसे दिखते हैं आपको। हिंदी में भी मैंने लिख दिया था कि आपको दिक्कत ना हो, बट ये हिंदी में आपको कहीं मिलेगा नहीं, किसी भी जगह नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपके सामने है फेट अकम्पली। फेट अकम्पली ये क्राइम सीन को दरअसल क्लियर करने में किया जाता है। अ थिंग अकम्प्लिश्ड एंड प्रिज्यूमेबली इरिवर्सिबल। जैसे कोई बिल्डर अगर घर बना रहा था, ठीक है, और उस समय क्या हुआ कि वो बिल्डिंग गिर गया और उसमें कुछ लोग दब के मर गए। सिंपल एक एग्जांपल समझो आप। वो चीज जो पूरी हो गई है और संभवतः अपरिवर्तनीय है, तो ना वो बिल्डिंग दोबारा बनाया जा सकता है और ना ही वो जिसकी जान गई है वो दोबारा से इसमें ठीक हो सकते हैं। तो फेट अकम्पली का ये मतलब होता है, धीरे धीरे समझेंगे हम लोग एक एक करके, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करते जाइए, अगर ऐसे सेशन आप रेगुलर चाहते हो तो लाइक बटन दबाना पड़ेगा। पैक्टा सुंट सर्वेंडा, ये थोड़ा बड़ा होगा, समझिए इसको। इसमें पहले इसको याद करने का ट्रिक मैं दे देता हूं आपको, कैसे याद करोगे। पैक्टा मतलब पैक्ट, सुंट मतलब सर्वेंडा, यही दो अलग आपको मिलेगा, लेकिन पैक्ट यहां पे एक वर्ड दिया गया है। अग्रीमेंट्स मस्ट बी केप्ट, इसका मतलब है कोई एग्रीमेंट, अगर आप किसी दो दोस्त हो, अगर आप लोग सोचते हो कि चलो यहाँ पे हम और तुम सहमत हैं, एग्रीमेंट एक बना लेते हैं, चलते हैं थोड़ा घाट वाट घूम के आते हैं, तो आपको वो एग्रीमेंट मानना होगा क्योंकि आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया है। इसलिए कहा जाता है कि जो होशियार लोग हैं वो एग्रीमेंट कैसे करते हैं, वो पेपर पे कर लेते हैं, ताकि वो नहीं मानेंगे तो फिर उनके पास एक पक्ष रहेगा। आपने तो भाई कहा था अब्रो कार्ड इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। पैक्टा संट सर्वेंडा, समझौता को रखा जाना चाहिए, ये नहीं कि समझौता कर लिया और गायब हो गए, ठीक है। एक ब्रोकार्ड नागरिक कानून का एक बुनियादी सिद्धांत है, ये इसका हिंदी है, आप समझ सकते हो। समझौते को कभी भी मानना है, ये इसका मीनिंग है। इसको ट्रिक मैंने बता दिया, पैक्ट से ये जुड़ा हुआ है। तो चलिए चौथा देखते हैं, तीन आपने देख लिया। चौथा है डाइंग इंटी स्टेट। डाइंग इंटी स्टेट का मतलब है कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्सन हु डाइज विदाउट मेकिंग अ वैलिड विल। मतलब कोई आदमी ऐवे मर गया, अपना विल उसने वसीयत भी नहीं बनाया और उसने ना कोई ऐसी क्लियर एविडेंस बताया है कि भाई हमारे मरने के बाद हमारे इस जायदाद का क्या होगा। आप देखते होगे मूवी में वो एविडेंस वगैरह का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, जो वो छोड़ के जाते हैं, है ना, वो लिख के जाते हैं कि हमारे बाद संपत्ति का ऐसा ऐसा होगा। The description of a person who dies without making a valid will or the reference made to this condition, ना उसका कोई कंडीशन उसने रेफरेंस किया है कि इस कंडीशन में किसको जाएगा जायदाद। ये होता है कि अगर मैं मर गया, मेरे दोनों बेटे नालायक हो गए, या तीनों जो मेरी जितनी भी संतानें सबकी सब नालायक हो गई, तो ये ट्रस्ट को चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो कोर्ट में बस प्रूफ करना होगा कि ये सबके सब नालायक हैं। और अगर ये होता है कि
ये कंडीशन कुछ दे देंगे, जैसे अगर बेटी या बेटा है तो उनमें इस रेशियो में उसको बांटा जाएगा, तो इसी को कहते हैं। लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो इसको कहेंगे डाइंग इंटीस्टेट। वो ऐसे ही, वो एक ऐसे व्यक्ति का विवरण है जो वैध वसीयत के लिए बिना ही मर गया है, या इस शर्त का संदर्भ देता है, कोई वैध वसीयत उसका नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं, डी ज्योर। डी ज्योर का मतलब होता है, डी ज्योर और डी फैक्टो, ये दो चीज है ना, बड़ा परेशान करेगा आपको। डेली न्यूज़पेपर भी अगर आप पढ़ते होगे इंग्लिश में तो ये मिलता है। डी ज्योर का मतलब होता है बाई राइट या ऑफ राइट, बेस्ड ऑन द लॉज और एक्शन ऑफ द स्टेट, कानूनन, ठीक है, कानूनन ऐसा होना चाहिए। डी ज्योर का मतलब है राज्य के कानूनों या कार्यों के आधार पे, कानूनन ऐसा है, नहीं कहा जाता कि कानूनी रूप से ये ऐसा है लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है ना, आपको इतने टैक्स भरने थे, डी ज्योर यू आर द राइट पर्सन, बट ये यहां पे आपने किया नहीं, ठीक है। और दूसरा होता है इसका डिफैक्टो, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डिफैक्टो। फैक्टो है मतलब रियलिटी है, इसमें डिफैक्टो का मतलब होता है एक्चुअली, वास्तव में ये रियलिटी को शो करेगा हमेशा। डिफैक्टो आपको याद रखना है, समझ में आ गया। तो डिफैक्टो रियलिटी, डी ज्योर जो है वो कानूनन होता है, आपने पिछले में पढ़ा था। अगला देखते हैं रिस जुडिकाटा। रिस जुडिकाटा भी पूछा गया है, अभी तक मैंने जितने बताए वो सब साल भर में जो एग्जाम लॉ के होते हैं उसमें पूछा गया है। काइंडली मग अप ऑल द फैक्ट्स, राइट। अ मैटर ऑलरेडी सेटल्ड इन कोर्ट फाइनली जज, द मैटर कैन नॉट बी रेज्ड अगेन। जैसे अयोध्या वाले मामले पे हम समझते हैं इसको, अयोध्या वाला मामला में रेस जुडिकाटा लागू किया गया था कि अब इस मामले को फाइनल वर्डिक्ट आने के बाद दोबारा नहीं उठाया जाएगा, तो उसमें रेस जुडिकाटा का क्लॉज वर्ड यूज किया जाता है कि ये मैटर पहले ही कोर्ट में सेटल हो चुका है। अब इसे उसमें क्लॉज जोड़ देंगे कि ये फिर से ना उठाया जाए, नहीं तो क्या होगा कि एक केस है सेटल हो गया, फिर किसी का मन नहीं भरा तो वो चल रहा है। जैसे कि गुजरात दंगों में एक कांग्रेस के जो मिनिस्टर थे उनकी हत्या की गई थी, और उनकी जो जावेद जाफरी का नाम आपने सुना होगा, उनकी पत्नी हमेशा पीआईएल दायर करती रहती है कि उसमें जस्टिस उनको नहीं मिला, तो उसमें ऐसा क्लॉज नहीं किया गया है। तो जाहिर सी बात है जिसमें ये कर दिया गया उसको फिर से रेज नहीं किया जा सकता। रेस जुडिकाटा मतलब जस्टिस को यहां रोक दिया गया है, सिंपल समझो। रेस का मतलब स्टॉप, ठीक है। आगे बढ़ो, कनेक्ट करो चीजों को, एक दूसरे से जोड़ोगे तो इजीली याद होगा। हमारी सुबह में करंट अफेयर्स मात्र 2 से 4 मिनट की आती है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारी अलग अलग प्लेलिस्ट हैं जो आपके बहुत काम की चीजें, आपको काम की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आपको देखना चाहिए। मेरा ये मानना है, काफी बच्चों भी ये समझ रहे हैं कि करंट अफेयर्स में आके टाइम पास करना कोई वो नहीं है। जो आपका सिलेबस है पढ़ो, दुनिया घूमो, देखो, समझो सारी चीजें, बट चूंकि एक क्लासरूम का अपना माहौल होता है, उसमें तरह तरह की बातें करना फिजूल है। तो डेडिकेटेड चीजें मिलेंगी आपको हमारे चैनल पे। बोना वैकेंसिया, कभी कभी होता है कोई संपत्ति किसी ने बनाया लेकिन फाइनली उसके डेथ के बाद उसकी कोई मालिक नहीं है। मतलब इसको ऐसे समझते हैं कि कोई बहुत बड़े राजघराने का कोई होता है, सब लोग बाहर हैं, उसकी कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है, वो कई वर्षों से बंद है, तो उस पर किसी ने क्लेम किया या कुछ चल रहा है मुकदमा, तो बोना वैकेंसिया कहते हैं, क्योंकि किसी मालिक ने उस पे आकर के क्लेम नहीं किया। बात समझ रहे हो आप, उसने आके ये नहीं कहा कि भाई ये संपत्ति मेरी, आप लोग क्यों इस पे डिस्प्यूट कर रहे हो, तो बोना वैकेंसिया का मालिक ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पर्सोना नॉन ग्राटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई है, क्वेश्चन पूछा गया है। रेफर्स टू ए फॉरेन पर्सन हुज एंट्री और रिमेनिंग इन ए कंट्री इज प्रोहिबिटेड बाय दैट कंट्रीज गवर्नमेंट। जैसे आप मान लो मेहुल चोकसी हो गए या उस जैसे लोग हो गए जिसको अगर ब्रिटेन गवर्नमेंट बैन कर दे तो वो क्या हो जाएंगे, पर्सन नॉन ग्राटा, मतलब उनको ग्रांटेड अब नहीं किया जाएगा। सिंपल याद रखो, ऐसा फॉरेनर व्यक्ति जिसको हमारे देश में मना कर दिया जाए रहने का, एक विदेशी व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसका प्रवेश या किसी भी देश में रहना उस देश की सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। सिंपल, उस देश की सरकार जो है, जो लीगल गवर्नमेंट है, उसने प्रतिबंधित कर दिया है किसी फॉरेन व्यक्ति को, तो पर्सोना नॉन ग्रेटा, ये याद रखना है आपको। अगला देखते हैं। पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है और अगर आप चाहते हो कि ये हमेशा आए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। और संपर्क करने के बाद आप हमें ये बता सकते हो कि ये वीडियो कैसा लगा। बाय द वेरी फैक्ट इटसेल्फ, इप्सो फैक्टो का मतलब होगा खुद से ही, ये फैक्ट साबित करता है। बाय द वेरी फैक्ट इटसेल्फ, व्हिच मींस दैट अ स्पेसिफिक फेनोमेनन इज अ डायरेक्ट consequences of the action in question instead of any previous action by the very act itself। अब इसको ऐसे समझते हैं जिसमें
कोई एक ऐसा घटना हुआ जो खुद बहुत कुछ कह रहा है, जैसे किसी का मर्डर हुआ, वहां पे एक चाकू पाया गया और वहां के पे एक आदमी है जिसके हाथ में खून लगा है, तो आप खुद डिसाइड कर लोगे कि वही खूनी है। बट अगर कभी कभी ये नहीं भी होता है, कभी कभी घर वाले होते हैं जो उस स्थिति में वहां पहुंचते हैं और उनके हाथ में ब्लड लगा, बट ऐसा एक जनरल परसेप्शन है कि कहीं मर्डर हुआ तो ये आपको देखने को मिल सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसके कहने का मतलब ये है बाय द वेरी फैक्ट इटसेल्फ, फैक्ट वहां पे दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। एब इनिशियो, फ्रॉम द बिगिनिंग। इनिशियो का मतलब इनिशिएट करना है, स्टार्ट करना है, इंग्लिश का वर्ड है। तो एब इनिशियो का मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, कुछ किसी भी चीज का हो सकता है कि कोई केस चल रही है तो उसमें फ्रॉम द बिगिनिंग एब इनिशियो ही वाज अ वेरी पुअर मैन, ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत पुअर था, बहुत वो था, इस वजह से उसने ये गलती कर दी, वो क्राइम कर दिया, उसकी तरफ वो मूव हो गया, उसकी कोई गलती नहीं है ना। तो ये हो जाएगा एब इनिशियो, बहुत ईजी है, छोटा है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मॉडस ऑपरेंडी। मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है? न्यूज में हमेशा आता होगा, किसी भी कार्य को करने का एक तरीका होता है, ठीक है, जो बेस्ट अप्रोच होता है। जैसे यहां मान लो यहां मान लेते हैं कि आइसक्रीम ऊपर से गिरने लगा, ठीक है, तो सबके घर में आइसक्रीम आइसक्रीम हो जाएगा, तो कोई एक मोडस ऑपरेंडी लोग तय करते हैं कि नहीं, आइसक्रीम को इतना स्टॉक करके रखना है, उतना खाना है, उतने से हेल्थ नहीं खराब होनी है। तो ये एक चीज याद रखना है कि बेस्ट अप्रोच क्या होगा उस आइसक्रीम को बचाने का, कि कल को वो आइसक्रीम खत्म हो जाए, तो उसको ही कहते हैं मोडस ऑपरेंडी। वो एक प्रक्रिया बना लेंगे जो फॉलो करेंगे, किसी प्रक्रिया का तरीका, वो तरीका हमको फॉलो रेगुलरली करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं साइनडाई। साइनडाई आप लोकसभा राज्यसभा का देखते हो, एडजर्नमेंट साइनडाई कहता है उसको। विदाउट एनी फ्यूचर डेट बीइंग डिजिग्नेटेड एज फॉर रिजम्पशन, या इंडेफिनेटली, अनंत काल तक कर दिया जाता है, कि बाद में हम आपको बताएंगे, अभी अनंत काल तक ये बंद है। तो साइनडाई का मतलब ये होता है। नेक्स्ट देखिए प्रो बोनो पब्लिको, सर्वजन हिताय, यहां पे लिखा है सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, ये समझ रहे हो। प्रो बोनो पब्लिको का मतलब है लैटिन है फॉर द पब्लिक गुड, द डिजिग्नेशन गिवन टू द फ्री लीगल वर्क डन बाय अटॉर्नी फॉर इंडिजेंट क्लाइंट एंड रिलीजियस चैरिटेबल एंड अदर नॉन प्रॉफिट एंटिटी। जनता की भलाई के लिए जब कोई अटॉर्नी या कोई एडवोकेट उसका हेल्प करे, किसका, कोर्ट का, उसको कहते हैं प्रो बोनो पब्लिको, मतलब पब्लिक के फायदे के लिए वो समर्थन अपना दे रहा है। समझ में आया आपको? ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक्स ग्रासिया, ये तो जानते हो, एक्स ग्रासिया अमाउंट सरकार देती है कहीं पे अगर कुछ पुल गिर जाता है या कोई चीज ऐसा हो जाता है, तो उसमें लगता है सरकार को कि एक्स ग्रासिया अमाउंट देना चाहिए एज अ फेवर। बात समझ रहे हो आप? एज अ फेवर देता है, नॉट कंपेल्ड बाय लीगल राइट। मुताटिस मुतांडिस, ये थोड़ा नाम है मुस्तंडा टाइप, इसको याद रखना है आपको। यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ, ये नाम ही ऐसा है मुस्तंडा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई। विद द नेसेसरी चेंजेस हैविंग बीन मेड, जो आपको उसमें यथा परिवर्तन की जरूरत हो उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। विद द रिस्पेक्टिव डिफरेंस हैविंग बीन कंसीडर्ड, दोनों में जो डिफरेंस है उसको क्लियरली मेंशन किया गया हो। नेक्स्ट देखते हैं क्विड प्रो क्यो मीन्स, बदले में मुआवजा या प्रतिदान। समथिंग गिवन और रिसीव्ड फॉर समथिंग एल्स। मान लो किसी का घर ढह गया, रोड पे कुछ काम चल रहा था सरकार का, उसने थोड़ा सा ज्यादा सा वो जमीन दबा दिया, किसी में बगल का घर गिर गया, तो अब सरकार कहेगी कि भाई ऐसा है कि तुम्हारा घर तो गिर गया है, लेकिन तुमको हम घर नहीं दे सकते हैं बना के पूरा उस तरीके का, लेकिन तुमको उसके बदले हम थोड़ा सा रुपया दे देंगे ताकि घर बना लो, है ना। ये चीज हुआ क्विड प्रो को मीन्स। एक्स एक्यूओ एट बोनो, 18 नंबर है। अकॉर्डिंग टू व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, ऑफन यूज्ड इन इंटरनेशनल लॉ। पहली चीज, ये तो इंटरनेशनल लॉ में यूज होगा। व्हेन अ मैटर इज टू बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी रादर देन बाय पॉइंट्स ऑफ लॉ। अब इंटरनेशनल लॉ में क्या होता है कि जैसे सिंधु नदी के जल का बंटवारा का संबंध है, ठीक है, पाकिस्तान कहता है कि हमको इशारा दे दो, लेकिन वो भारत से होकर के पाकिस्तान में जाता है, तो भारतीय बेचारे दयालु हैं, उसका 80% उसको यूज करने देते हैं, 20% अपना रख लेते हैं, काम ज्यादा नहीं रहता है, जहां पे वो सिंधु नदी बहती है उसके हिसाब से। तो वहां पे हम अगर ये सोचेंगे कि ये नदी हमारे तरफ से होके जा रही है, ज्योग्राफी में आपने देखा होगा, मैंने वीडियो पढ़ाया भी है उसमें, तो उस हिसाब से तो उसको हम कुछ नहीं देंगे, लेकिन चूंकि उसका मैक्सिमम पार्ट जा करके गिरता है पाकिस्तान में, तो हम सोचते हैं चलो ये अगर नेचुरली देखा जाए हमारे तरफ से जाता है तो हम तो उसको रोक भी सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे पॉइंट ऑफ लॉ की जगह पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी देखते हैं कि बंटवारा कैसे सही तरीके से हो, ठीक है।
ये होता है आपका इसका मीनिंग, न्याय संगत। सिंपल याद रखो, एक्स एक्यूओ एट बोनो। थोड़ा ये टफ होगा बट याद कर लेना, जब भी याद हो। इसमें एक ही चीज याद रखना कि इंटरनेशनल लॉ में ये लागू होता है और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ना कि कानून के पक्ष से इसको देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला इजुस्डेम जेनेरिस, रूल ऑफ द कंस्ट्रक्शन, जनरल वर्ड्स। ठीक है, निर्माण का नियम ये यूज होता है एक जो किसी सूची में विशिष्ट शब्दों का अनुसरण करते हैं उन्हें केवल विशिष्ट शब्दों द्वारा पहचानी जाने वाली चीजों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। अब इसमें ये पहली चीज है कि ये कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो केसेज होते हैं जनरल वर्ड्स। अब होता है ना कि इस वर्ड्स के बदले किसी और स्पेसिफिक वर्ड का यूज किया जाता है, तो उस केस में ये यूज करेंगे। जनरल वर्ड्स की जगह पे हम एक स्पेशल वर्ड का यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन में। कैसे? रेफरिंग ओनली टू द टाइप्स ऑफ थिंग्स आइडेंटिफाइड बाय द स्पेसिफिक वर्ड्स। उन्हीं वर्ड्स को रेफर किया जाएगा उस केस में जो चल रहा है, जो कि एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी के साथ हो। अगला देख लेते हैं, कॉर्पस डेलिक्टी। बड़ा ये जरूरी होता है, हर केस में आपको मिल जाएगा। द सब्सटेंशियल एंड फंडामेंटल फैक्ट नेसेसरी टू प्रूव द कमीशन ऑफ ए क्राइम। कोई क्राइम हुआ है तो उसका इंपॉर्टेंट एविडेंस, लाश के पास मान लो गन मिल गया, बॉडी जो होता है उसके पास गन मिल गया, उनके अगर हमने किसी धारदार हथियार से मारे तो वो मिल गया और वहां पे कोई और मिल गया। तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। और इसके बाद अगला पार्ट अगर आपको चाहिए तो तुरंत कमेंट करना। थैंक यू सो मच।